Hello, my dear student. This is Kiran and welcome back to my channel Ideas for Learners. तो पिछली क्लास में हमने क्या देखा था? फूड के बारे में देखा था. ठीक है, उसमें क्या देखा था? कार्बोहाइड्रेट्स देखा था, फैट्स देखा था, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे चीज़ देखे थे हमने. ये क्या थे? न्यूट्रिएंट्स थे. ठीक है, और क्या चीज़ देखा था हमने? वाटर देखा था. और क्या चीज़ देखा था? डाइटरी फाइबर्स देखा था. ये सारी चीज़ देखे हैं हमने पिछले क्लास में. ठीक है, इनके क्या क्या सोर्सेस होते हैं, ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये सब चीज़ हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे. ठीक है, किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे. ठीक है ना. और सेशन को शुरू करने से पहले क्या करना होगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब. ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों को और सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने नहीं किया हो. तो बढ़ते हैं आज के इस टॉपिक में. क्या करना है? आज हम लोग बढ़ते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ वगैरह हम लोग कर लिए थे. ठीक है, किस विटामिन की कमी से क्या डेफिशिएंसी होगा, सिम्टम्स क्या होंगे, वो सब कर चुके थे. अब इनको करना है. किसको? एग्रीकल्चर सेक्शन को. ठीक है, तो आते हैं यहाँ. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री विथ डाइवर्स सॉइल क्लाइमेट टाइप्स वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस. इंडिया क्या है? एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, सबको पता है. ठीक है, यहाँ पे हर तरह के बहुत तरीके के सॉइल होते हैं. बहुत तरीके के सॉइल मतलब क्या? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या क्या हैं? एलुवियल सॉइल है, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, ये सारे सॉइल्स के टाइप हैं. तो इस तरह के सॉइल हमारे इंडिया में सब बहुत जगह में डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट रीजन में डिफरेंट सॉइल आपको मिलेंगे. ठीक है, क्लाइमेट का टाइप्स डिफरेंट हो, जहाँ पे कहीं पे रेनी मानसून ज़्यादा हो, ठीक है, कहीं पे समर ज़्यादा हो, कहीं पे विंटर ज़्यादा हो. ऐसा मतलब टेम्परेचर के अनुसार क्लाइमेट का टाइप्स भी है. और क्या है? बहुत सारे नंबर ऑफ पीपल क्या है? फार्मिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है, मीन्स फार्मिंग कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सारे पीपल जो है इन्वॉल्व है फार्मिंग प्रैक्टिसेस में, तो इसलिए इंडिया को क्या कहा गया है? एग्रीकल्चरल कंट्री. ठीक है ना. नेक्स्ट, वी कल्टिवेट सेवरल काइंड्स ऑफ क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑयल सीड्स, फाइबर्स एट्सेट्रा. क्या क्या हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं? वेजिटेबल्स को कल्टीवेट करते हैं, फ्रूट्स को, ऑयल सीड्स, फाइबर्स, और भी करते हैं क्या? राइस करते हैं, वीट करते हैं, बहुत सारी खाने का जो चीज़ें होती है सब कल्टीवेट करते हैं हम लोग. ठीक है, इन डिफरेंट रीजन डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड सॉइल टाइप्स. जहाँ जिस तरह का सॉइल टाइप है और क्लाइमेट है उस हिसाब से उस जगह पे वैसा खेती किया जाता है. ठीक है, जैसे कि टी. ठीक है, टी का खेती कहाँ होता है? प्लेन्स एरिया में होता है. ठीक है, और जैसे कि वहाँ पे रेनफॉल 150 सेंटीमीटर होना चाहिए, रेनफॉल होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए. ठीक है, ऐसा मतलब टी का क्राइटेरिया है. तो वो सब उसी तरह सारे क्रॉप्स का कुछ क्राइटेरिया होता है, उनको फॉलो करना पड़ता है. अब क्या है? वी ऑब्टेन आवर डेली फूड आइटम्स फ्रॉम दीज क्रॉप्स. ठीक है, हम लोग इसी क्रॉप्स से अपना डेली फूड आइटम्स यूज़ करते हैं. जैसे कि हम लोग रोटी खाते हैं. रोटी कहाँ से आया? वीट से आया. वीट कौन कल्टीवेट किया? इंडियन फार्मर्स. ठीक है, कोई भी फार्मर्स, इंडिया है कहीं नहीं, पूरे वर्ल्ड में होता है. एग्रीकल्चरल है ना, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और अदर वर्ल्ड में भी बहुत सारे कंट्रीज़ में कुछ उगाया जाता है. ठीक है, कल्टीवेट किया जाता है. वी आर डिपेंडेंट ऑन वी ऑब्टेन द डेली फूड आइटम फ्रॉम दिस क्रॉप्स. वी मे बी ग्रोन लोकली और एट फार ऑफ प्लेसेस. हम लोग ये कहाँ उगाते हैं? लोकली मतलब पास के जगहों पे या फिर बहुत दूर से. जैसे कि एप्पल. ठीक है, एप्पल क्या होता है? कश्मीर से आता है. वेजिटेबल्स वगैरह कहाँ से होते हैं? हमारे आसपास के जगहों से. फ्रूट्स को अगर ले लो तो फ्रूट्स क्या हुए? फ्रूट्स को देखते हैं कुछ कहीं दूर से आते हैं ना, कोई बाहर इंडिया के बाहर से भी आते हैं,
कोई लोकली वेजिटेबल्स वगैरह हो गए कि हमारे अगल बगल के गांव वगैरह से खेती करके वो लोग लाते हैं, बेचते हैं, हम लोग वो ख़रीद के लेते हैं, ठीक है। और फ्रूट्स ज़्यादा कॉस्टली क्यों होता है? क्योंकि ये दूर से आता है, ठीक है। तो लोकली भी ग्रोन किया जाता है और फार ऑफ प्लेसेस में भी कोई भी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज फूड रिसोर्सेज फॉर आवर सर्वाइवल। हम लोग क्या है, ये सारे फूड रिसोर्सेज में हम लोग डिपेंडेंट हैं, ठीक है। अपने जीने के लिए हम लोग को खाना ज़रूरी है। और खाना हम लोग को कहाँ से मिलता है? यही ये लोग जो खेती करते हैं, खाना उपजाते हैं, उससे हम लोग उसी को खाते हैं। तो वी आर डिपेंडेंट, ठीक है। नाउ थिंक एंड ट्राई टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये तीनों क्वेश्चन को आपको आंसर करना है। How does the food reach from an agricultural farm to the local market and then our houses? कैसे मिलते हैं हमें फूड, ठीक है। फूड कैसे आया? हम लोग तो सिर्फ शॉप में गए, पापा ख़रीद के ले आए हमारे घर में, हम लोग टेबल पे बैठे हैं और खा ले रहे हैं, ठीक है। सबके टेबल में एक थाली में डाला हुआ है, हम लोग को तो पता नहीं है कि फ़ूड आया कहाँ से। तो क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग राइस ले रहे हैं, ठीक है, राइस खा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो राइस के सीड्स को डालते हैं, उनसे फिर उसको कल्टीवेट करते हैं, फिर कटिंग होता है, फिर थ्रेसिंग होता है, ठीक है। उसके बाद वो साफ़ सुथरा हो के वो मील में आता है। मील में भी थोड़ा और अच्छे से वो फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो बोरे में, बैग में पैक होता है, ठीक है। बोरे में पैक हुआ और वो बोरा को या छोटे छोटे पैकेट्स को हमारे घरों में लाया गया, ठीक है। पापा ये शॉप से ख़रीद के हमारे घर में ले आए और मम्मी उसको बना दी और हम लोग उसको खा लिए, ठीक है। ये चीज़ था। तो कैसे कैसे आया? हाउ डज़ द फूड रीच फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म टू द लोकल मार्केट एंड देन आवर हाउसेस? क्या होता है, एग्रीकल्चरल फार्म से ये लोग कल्टीवेट करके फिर जितना भी प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेस करके फिर वो मील में जाके फ्रेश होकर वो बैग में पैकिंग होता है, बैग पैक होके वो लोकल मार्केट में सेंड कर दिया जाता है और लोकल मार्केट से हम लोग उसको परचेज़ करके ले आते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको मेक किया जाता है, खाने को कुक किया जाता है बाय आवर मदर, और वो मदर हम लोग को बनाकर खिलाती है, तो हम लोग उसको खा लेते हैं, ठीक है। ये सारे आंसर्स आपको नोट्स के सेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस? इसमें क्या क्या स्टेप्स है? वही सब चीज़ है, वही क्वेश्चन है। क्या क्या? जैसे कल्टीवेशन हुआ, फिर थ्रेसिंग हुआ, फिर मिलिंग हुआ, फिर बैग पैकिंग हुआ, ठीक है, पैकेज हो रहा है, पैकिंग, फिर लोकल मार्केट में सेंड किया गया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, यहाँ पे सेंड किया गया लोकल मार्केट में और हम लोग परचेज़ करके उसको ये सेल कर रहे हैं, हम लोग परचेज़ कर रहे हैं और परचेज़ करके हमारे घरों में आया, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हो गए। नाउ कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट इन्वॉल्व इन द होल प्रोसेस? क्या कोई इमेजिन कर सकते हैं कितनी एनर्जी लॉस्ट हुई, कितने एफर्ट लगे हैं इनमें, ये सारे चीज़ों में, ठीक है। हम लोग को तो क्या है, बना बनाया खाना मिल जा रहा है, हम लोग खा ले रहे हैं, चाहे फेंक भी दे रहे हैं, है ना। तो इतना सारा एनर्जी लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे इतने सारे फार्मर्स मिल के काम कर रहे हैं, उसके बाद ये स्टार्ट हो रहा है, क्रॉप्स जो है कल्टीवेट होना स्टार्ट हो रहा है, फिर धीरे धीरे उसको जब वो फसल पक जाता है तो वो उसको कटिंग किया जाता है, थ्रेसिंग किया जाता है, उसके बाद उसको मिल में डाला जाता है। तो ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं ना, तो इसमें एनर्जी भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रहा है। एफर्ट इन द सेंस फोर्स मान लो, ठीक है, हमारा थक रहे हैं ना, एनर्जी यूज़ हो रहा है। तो इतना सारा प्रोसेस, होल प्रोसेस में कितना सारा एनर्जी यूज़ हो रहा है, फिर एफर्ट यूज़ हो रहा है। तो इसलिए क्या बोला जाता है, खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। एक अगर रोटी है तो उसको भी खा लेना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, यू ईट चपाती, राइस, वेजिटेबल्स एवरी डे। डू यू नो हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट दिस फूड आइटम्स फ्रॉम द फार्म? पता है क्या, हम लोग
चपाती, राइस, वेजिटेबल्स हमेशा खाते रहते हैं, लेकिन हम लोग को क्या पता है कि कितना टाइम लगता है एक खाने को तैयार होने में? हमें तो पता नहीं है कितना टाइम लगता है। तो ऑब्जर्व द फिगर 13 एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व टू गेट द व्हीट फ्लोर वंस सीड ग्रेन्स जर्मिनेट इन द फार्म एंड मेक्स द चपाती दैट वी ईट। इसमें क्या करना है, हमें ऑब्जर्व करना है इस फिगर को देख के क्या क्या डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व है एक व्हीट फ्लोर को बनने में, कहाँ से कहाँ तक, जब सीड को ग्रो किया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है, उस फार्म से लेके हमारे प्लेट में जो चपाती आती है जो हम खाते हैं वहाँ तक का डिफरेंट स्टेप्स देखना है। क्या क्या है डिफरेंट स्टेप्स? तो पहला स्टेप्स है क्या, कल्टीवेशन ऑफ व्हीट क्रॉप। सबसे पहले, इनके पहले भी बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। क्या होता है, सीड्स को सोन किया जाता है, पहले फील्ड को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है, पानी वगैरह डाला जाता है, प्लगिंग किया जाता है, फिर पानी डाला जाता है, इरिगेशन करेंगे, उसके बाद क्या होगा, सीड्स को सो करेंगे, फिर वो जर्मिनेट्स होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे फसल बड़ा होगा, प्लांट और क्रॉप्स जो है वो बड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे फुल्ली ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। तो फुल्ली ग्रो हो जाएंगे तो उसके बाद उसको कटिंग किया जाएगा, कटिंग करने के बाद उसको सुखाया जाएगा, सुखाने के बाद फिर कलेक्ट करेंगे सारे ग्रेन्स, कल्टीवेट करेंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, कलेक्ट कर रहे हैं सारे व्हीट ग्रेन्स को, कलेक्ट करके फिर क्या करेंगे, उसकी सफाई की जाएगी, थ्रेसिंग की जाएगी, थ्रेसिंग ऑफ व्हीट ग्रेन्स। उसके बाद क्या होगा, उनको साफ़ करके उनकी पैकिंग होगी, ठीक है। इन स्टेप्स के बीच में भी बहुत सारे स्टेप्स होंगे जो इसमें नहीं दिखाया गया है, तो ये सारे स्टेप्स जो हैं लग रहे हैं। क्या है, उसके बाद पैकिंग हो रही है, ये क्या है, बोरी में पैक हो रहे हैं, है ना। उसके बाद क्या है, ये व्हीट ग्रेन्स पैक हो रहे थे, फिर यहाँ पे आ गए मिल में, क्या हो रहा है, यहाँ पे ग्राइंड हो रहा है, गेहूँ को पीसा जा रहा है, गेहूँ को पीस के क्या बनाया जा रहा है, आटा, ठीक है। उस आटे को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू कहाँ डिफरेंट शॉप में भेजा जाएगा, ठीक है, अलग अलग जगह पे दुकानों में भेजा जाएगा, और दुकानों में हम लोग क्या करेंगे, उसको जाके बाय करेंगे, बाय करके अपने घर ले आएंगे उस एक बैग को, ठीक है, एक बैग को लाएं। उसके बाद उससे क्या होगा, हमारे यहाँ हमारी जो मम्मी है या फिर कोई भी वो खाना बनाएगी, तो उसको भी डो को नीड करके फिर चपाती बनाएगी, ठीक है। उसके बाद वो पकता है, उसके बाद हमारे प्लेट में आता है। तो कितने सारे प्रोसेस हो गए हमारे एक खाने के पीछे, एक रोटी के पीछे कितना सारा प्रोसेस है। पहले कल्टीवेशन, फिर कलेक्शन, फिर थ्रेसिंग, फिर पैकिंग ऑफ द व्हीट ग्रेन्स, देन ग्राइंडिंग, देन ट्रांसपोर्टेशन, देन मेकिंग ऑफ चपाती, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स जो है हमें लगे क्या, तो कितने सारे टाइम लग गए। जब एक सीड को हम लोग सो किए, ठीक है, उस समय से लेकर उससे भी पहले क्या, जब हम लोग फील्ड को प्लगिंग किए, फिर वाटरिंग किए, इरिगेशन किए, वहाँ से शुरू होता है और उस जगह से हमारे प्लेट तक का सफ़र है। तो इसमें कितना ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, कितना ज़्यादा टाइम लगा ना। जैसे कि व्हीट को अगर देखते हैं तो वो क्या है, एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप कब होता है, नवंबर से अप्रैल का होता है टाइम। तो नवंबर में क्या होता है, नवंबर में क्या होता है, इसको सो किया जाता है, सीड्स को सोन करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे कटिंग होता है अप्रैल में। और इसको अप्रैल में ये तो कटिंग हो रहा है, कटिंग होने के बाद उसके बाद क्या होगा, कलेक्शन होगा, थ्रेसिंग होगा, पैकिंग होगा, ये सब सारे स्टेप्स होंगे, तो और भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो देखा हम लोगों ने कि कितना सारा एनर्जी भी लग रहा है, एफर्ट भी लग रहा है, टाइमिंग भी लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ था सारा प्रोसेस, ठीक है ना। तो अब जो ये इंटायर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक व्हीट का बैग, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ मतलब एक पूरा पैक होने के बाद सारे डिफरेंट जगह पे गया है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, तो वो भी तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कहीं जैसे मान लो कहीं झारखंड में भेजा गया, कहीं बिहार में भेज दिया गया, कहीं पे दिल्ली में भेजा गया, मुंबई में भेजा गया, सब जगह में ट्रांसफ़र हो रहा है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक कॉस्ट लग रहा है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस भी कवर हो रहा है। तो इस डिस्टेंस को
कवर करने के बाद फिर हम लोग शॉप में जो कवर कर रहे हैं अपना घर से शॉप तक का डिस्टेंस, ये भी तो ट्रैवल हो रहा है। तो यहाँ से अगर शुरू हो रहा है, यहाँ तक आ रहा है ये चीज़, और यहाँ से यहाँ तक हमारा घर यहाँ है, तो ये डिस्टेंस को क्या बोल देंगे? इसी डिस्टेंस को, इस फूड के जो ट्रैवल कर रहा है ये फूड यहाँ से यहाँ आने में, उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे फूड माइल्स। ओके, ये देखो, द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड। ठीक है, इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल ये हम अभी बताए ना, एक मिनट, हाँ ये अभी मैंने बताया, ये तुम्हारा एग्रीकल्चर है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक शॉप है और उसके बाद फिर तुम्हारा यहाँ पे घर है। तो इतना जो लंबा इंटायर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक बैग, वीट का बैग हो चाहे कोई भी फूड आइटम का हो, तो यहाँ ये क्या कर रहा है? ये प्रोड्यूस कर रहा है। कौन? फार्मर प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। और जो हम लोग क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। खाना मतलब कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर। ठीक है, तो ये प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के बीच का जो सफ़र तय कर रहा है एक वीट का बैग, उसको हम लोग बोलेंगे फूड माइल्स। ठीक है, अंडरस्टूड? फूड माइल्स बोलेंगे इसको। यहाँ पे अब ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक का जो सफ़र इंटायर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है एक बैग ऑफ वीट, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? फूड माइल्स बोलेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। डू फूड माइल्स हैव एनी इफेक्ट ऑन द कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स? बिल्कुल भाई, फूड माइल्स में कैसे नहीं इफेक्ट है कॉस्ट फूड आइटम। जैसे कि अगर कोई सामान आपका अमेरिका से आ रहा हो, ठीक है, जैसे कि ब्लूबेरी लेते हैं। ठीक है, ब्लूबेरी को अगर अमेरिका से आ रहा है ये चीज़, आपके शॉप में आया, फिर आपके घर में आया, ठीक है, हाउस में, तो क्या होगा? ये चीज़ इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके इंडिया आया, फिर इंडिया से डिफरेंट शॉप में गया, तो ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपका कोई भी चीज़, जैसे कि ये ब्लूबेरी लिए हैं ना, एक प्लम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, प्लम बैर जो होता है, जो हम लोग खाते हैं बैर, वो क्या है? लोकली यहाँ पे मिलता है। तो कोई जहाँ भी अगर सब्ज़ी मार्केट में गए तो वहाँ पे बैर आपको मिल जाएगा। तो वो क्या है ना, कोई भी जो सब्ज़ी बेच रहा हो वो आपको देगा। तो वो तो जहाँ से घर से लाया अपना उतना दूर का तय कर रहा है, तो उतना ही थोड़ा सा डिस्टेंस का ही वो ट्रांसपोर्टेशन अपना जोड़ेगा। और इसमें क्या है, यहाँ पे इतना सारा टैक्स भर रहा है अमेरिका वाला, मतलब इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में पैसे लग रहे हैं ना, तो ये ट्रांसपोर्टेशन लग रहा है, प्लस आपका व्हीकल का पॉल्यूशन भी इसमें बढ़ रहा है। इसमें मान लो जैसे कोई घर से तोड़ के लाया, जाके दुकान में वहाँ पे रख दिया सब्जी मार्केट में, और हम लोग क्या किए, हम लोग गए सब्जी मार्केट ख़रीद के ले आए। तो यहाँ पे क्या है, ज़्यादा तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है, ना ही कोई पॉल्यूशन हो रहा है, तो ये चीज़ आपको सस्ते में मिलेगा। और इसका क्या है, कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हुआ, फूड माइल्स का इफ़ेक्ट कॉस्ट ऑफ फूड में पड़ता है। ठीक है, जितना ज़्यादा फूड माइल्स होगा उतना ज़्यादा कॉस्ट होगा फूड आइटम्स का। जितना ज़्यादा फूड माइल्स उतना ज़्यादा कॉस्ट। ठीक है, कोरिलेट द फूड आइटम्स, कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स विथ ह्यूमन एफर्ट, एनर्जी एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फूड आइटम्स टू रीच आवर होम। वही चीज़ है, फूड आइटम का कॉस्ट मतलब जितना ह्यूमन एफर्ट लगता है, जैसे यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहा है, इसको कोई भी चीज़ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, ह्यूमन एफर्ट लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है, तो कॉस्ट ऑफ फूड आइटम्स जो है वो हाई होगा। ठीक है, और जितना एफर्ट कम होगा, एनर्जी कम होगा, डिस्टेंस कम होगा, उसका फूड आइटम्स का कॉस्ट जो है उतना लो रहेगा। और हायर तुम्हारा डिस्टेंस ट्रैवल होगा, उसमें हाई रहेगा फूड आइटम्स का कॉस्ट। ठीक है ना। नाउ इफ़ वी रिड्यूस द फूड माइल्स इट कैन हेल्प टू कट डाउन द कॉस्ट एज वेल एज द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, जो अभी मैंने बताया, अगर हम लोग फूड माइल्स का रिड्यूस करेंगे, जैसे कि ये वाला प्लम वाला एग्जांपल था,
यहाँ पे क्या था, हम लोग लोकली खरीद रहे थे इसको, ठीक है। तो इसमें क्या है, कोई आपका गाड़ी घोड़ा का यूज़ नहीं हो रहा था, इसमें आपका ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हो रहा था। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो पॉल्यूशन तो होगा ही, ये ऑब्वियस है। इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो इसमें क्या होगा, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, अभी जो बताया मैंने, हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ को लोकल मार्केट से ख़रीद के, ठीक है। लोकल मार्केट से अगर देखो, रिलायंस सुपरमार्केट सभी जगह है, ठीक है। रिलायंस सुपरमार्केट में आप सब्जियों को देखो, फ्रूट्स को देखो, ये सब क्या होता है ना, यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। और यही अगर आप सब्जी मंडी में जाओ, वहाँ पे फ्रूट्स देखो और वेजिटेबल्स के प्राइस देखो, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोअर रहता है, यहाँ पे हाइयर रहता है, ठीक है। सब्जी की ही बात क्यों करें, यहाँ पे अगर तुम्हारा राइस वगैरह भी हो, राइस वीट कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो है प्राइस ज़्यादा रहता है, मार्क्ड प्राइस। हाँ, भले डिस्काउंट कभी किसी में हुआ तो 50% ऑफ वगैरह हो जाता है, वो मैं बात नहीं कर रही। मार्क प्राइस जो है यहाँ पे हाई होता है और यहाँ लोकल मार्केट में कम होता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि फूड माइल्स जो है वो कम हो और कॉस्ट जो है उसमें कम लगे। ये हो गया। कैन ईटिंग लोकल फूड हेल्प आवर इन्वायरमेंट एंड फार्मर्स? बिल्कुल, हम लोग लोकली फूड को अगर लेते हैं तो क्या है, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है तो पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, और फार्मर्स को भी ज़्यादा हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हम लोग फार्मर्स से ख़रीद रहे हैं तो उनको हम लोग मनी के थ्रू खरीदेंगे ना, इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इकोनॉमिक सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं, ये दो चीज़ हो गया। फिर ईटिंग लोकली ग्रोन फूड रिड्यूसेस फूड माइल्स, हेल्प सपोर्ट लोकल फार्मर्स, रिड्यूसेस पॉल्यूशन, ऑल्सो कीप्स, वही चीज़ है, ठीक है। सारा चीज़ जो भी मैंने बताया, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रिपेयर योर ओन फूड माइल्स। अब अपना फूड माइल्स बनाना, जैसे कि ये जो था ना, ये गेहूं का था, ये वाला चीज़ तुम्हारा गेहूं का था। अब हम लोग को क्या है, राइस का या फिर दाल का या फिर वेजिटेबल फ्रूट्स, ये सारे चीज़ों का बनाना है फूड माइल। तो कैसे बनेगा, ऐसे एक एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। जैसे ये जो है पूरा प्रोसेस क्या है, पैडी क्रॉप का है। पैडी क्रॉप मतलब राइस का, ठीक है, राइस का क्रॉप है। उसमें सबसे पहले क्या है, जैसे कि हम आपको पहले उसमें बता रहे थे वीट वाला में, इसमें क्या है, प्लगिंग किया, फिर उसमें पानी वगैरह डाला, फिर सोइंग किया, ठीक है। सोइंग करने के बाद, सोइंग मतलब बीजों को बोना, और सोइंग के बाद फिर क्या हुआ है, पैडी वाले में क्या होता है, जो राइस वाला होता है ना, उसको एक जगह में बहुत सारा उगा दिया जाता है, बहुत सारा सीड्स डाल दिए, यहाँ पे बहुत सारा उग गया। उसके बाद इसको क्या करेंगे, प्रॉपर स्पेस में, थोड़ा थोड़ा स्पेस के ये डिस्टेंस में उसको फिर से बोया जाता है। देखो ऐसे करके लाइन बाय लाइन बो रहे हैं ना, यहाँ पे धीरे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस में उसको बोएंगे। यहाँ जो एक ही साथ था ना, इसको नर्सरी बोलते हैं, एक ही साथ को करने से अगर यहाँ इस तरह से सीड को डाल दिए हैं, निकल गया है, उसको उसमें क्या होगा, आपका वीट जो राइस है वो ज़्यादा ग्रो नहीं होगा। इसको डिफरेंट थोड़ा सा स्पेसिंग में अगर हम लोग फिर से लगाएंगे तो वो क्या होगा, ग्रो करेगा। तो इसीलिए इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है उस सीडलिंग्स को, और डिफरेंट थोड़ा सा स्पेसेस में लगाया जाता है। फिर आपका क्या हो गया, ये इस तरह से थोड़ा सा निकला, पहले इस तरह से था, लगा रहे थे उस समय, उसके बाद थोड़ा सा इतना बड़ा हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर इसमें क्या है कि धान की जो बालियाँ हैं वो आने लगी हैं। अब यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया है लास्ट स्टेज में, और उसके बाद का स्टेज जो है वो पकना शुरू हो गया, वो धान, ठीक है, वो पैडी जो है पकना शुरू हो गया। तो अब क्या होगा, जब पक जाता है ना, ये स्टार्ट कब होता है, जून के महीने में। अभी जून में अभी स्टार्ट हो जाएगा बारिश में ये क्या होगा, इसको स्टार्ट कर देंगे बोना। और इसको कटिंग करने का टाइम कब आता है, अक्टूबर के समय, ठीक है। तो अक्टूबर में क्या हो रहा है, हार्वेस्टिंग, यहाँ पे कट कर रहे हैं। कट करने के बाद क्या होगा, कलेक्ट करेंगे, फिर विनोइंग, यहाँ से एक सूप होता है, एक टाइप का सूप, ठीक है, सूप जिसको बोलते हैं, मम्मी लोग से पूछना। उसमें क्या होता है, यहाँ पे ऐसे करके रख दिया जाता है चावल को, और ऊपर से इसको हवा किया जाता है। तो उससे क्या होता है, जो गंदगी होता है ना वो निकल जाता है। उसको पहले
वही विनोइंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, मतलब सुखाते हैं, पूरा एरिया में फैला के सुखा देते हैं, फिर उसको स्टोरेज का काम आता है। फिर स्टोरेज में क्या करते हैं, बैग पैकिंग होता है, उसके बाद उसको मिलिंग कराते हैं। जो उसमें धान वगैरह है, चावल जो एक रहता है उसके ऊपर से एक कोट भी तो रहता है धान का, तो उस कोट को निकालने के लिए मिलिंग होता है। मिलिंग में फिर अच्छे से चावल साफ़ सफाई हो गया, उसके बाद हमारे यहाँ कुकिंग के लिए आता है, मम्मी उसको बनाती है, उसके बाद हम लोग उसको खा लेते हैं। तो इतना बड़ा सा प्रोसेस हो गया ये किसका है, राइस का। तो ऐसे ही आप इसका फिगर बना सकते हो, ठीक है। ठीक है ना। तो राइस पल्सेस का ऐसे बनाना है। वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो वेजिटेबल, किसी भी वेजिटेबल का हम लोग बना सकते हैं, चाहे फ्रूट का, ठीक है। जैसे कि वेजिटेबल में अगर टोमेटो ले लेते हैं, टोमेटो ले लो, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, हम लोग घर ही में अगर मान लो डाल दिए हैं कहीं पे अगर ज़मीन में, तो क्या होगा, सीड डालेंगे, उसके बाद वो जर्मिनेट होगा थोड़ा थोड़ा, फिर उसमें रोज़ रोज़ वाटरिंग करेंगे उसको, फिर वो धीरे धीरे प्लांट ग्रो करेगा, बड़ा हो जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे फ्लावर आएंगे, फ्लावर से फ्रूट बनता है, फ्रूट यानी कि टोमेटो। इसमें टोमेटो आया, टोमेटो फिर बढ़ेगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा, पक जाएगा, तो इसको टोमेटो को हम लोग निकाल लेंगे। फिर वो टोमेटो को, जैसे कि अगर कोई फार्मर कर रहे हो तो वो लाके सेल कर देंगे, तो सेल करने के बाद हम लोग उसको ख़रीद लेंगे। तो ये आपका एंटायर फूड माइल्स हो गया, ठीक है। तो ऐसे इसी टाइप से आपको इसका फिगर बनाना है, ठीक है ना। और नहीं तो फिर लिख करके आप स्टेप्स दिखा सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो उसमें आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट जैसे उसमें बना हुआ था फार्म टू प्लेट, यही चीज़ वो सब आपका राइस का बनाना है, राइस, वेजिटेबल और फ्रूट का, किसी किसी चीज़ का बनाना है, या फिर पल्सेस का, कुछ भी बना के आप उसको आपको दिखाना है। Try to find out the timeline of the various process involved in getting the food from farm to plate. वही चीज़ है, ये सब डिस्कस हो चुका है। टाइम, एनर्जी और ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस, ये सब सारा क्या हो गया, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वाई इज़ फूड गेटिंग कॉस्टलियर, क्यों कॉस्टली हो जा रहा है। अभी फूड जो है डे बाय डे क्या होता है, कॉस्टली होते जा रहा है। फूड का क्या है ना, जैसे कि एक टाइम पे क्या हुआ था, प्याज, ओनियन, ठीक है, ओनियन का प्राइस बहुत ज़्यादा हो गया था। कभी कभी तो हो ही जाता है, टोमेटो का भी हो गया था। उसमें होता क्या है ना, टोमेटो, जैसे हम लोग इतने सारे लोग हैं, पूरा हम लोग मिलियंस में हैं लोग यहाँ पे भरे पड़े, और क्या है, जो खेती करते हैं, कभी कुछ मान लो कि इन्वायरमेंटल फैक्टर इशू हो गया, कभी पानी नहीं पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, तो सारे जो क्रॉप्स होते हैं ना, उनके लिए एक टेम्परेचर फिक्स होता है। कोई चीज़ जैसे गर्मी में अच्छे से होते हैं, गर्मियों में होते हैं, कोई ठंड के समय होते हैं, कोई बरसात के समय होते हैं। तो हर चीज़ का, हर एक क्रॉप का टाइम फिक्स है, क्लाइमेट फिक्स है। तो उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर आपका टोमेटो का प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हुआ, प्रोडक्शन मतलब कि ज़्यादा आप लोगों ने, यहाँ जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा नहीं ग्रो कर पाए, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका ये जो है टोमेटो का जो डिमांड है, डिमांड तो हमेशा रहता ही है, डिमांड जो है वो हाई है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत कम हुआ है। तो इतना कम हुआ है अगर, और डिमांड हाई है, अगर सबको 10 रुपये kg में रहे तो ये तो सब कोई ख़रीद लेगा, ठीक है। अगर टोमेटो का प्राइस को हाई कर दिया जाए, टोमेटो का प्राइस को मान लो 80 रुपीज़ पर kg रख दें, तो क्या होगा, सब कोई जैसे 1 kg ख़रीद लिया था, ये एक आदमी था वो 1 kg ख़रीदा, ठीक है, और एक आदमी ये है वो भी 1 kg ख़रीदा। कब, जब 10 रुपये kg था। अभी क्या हुआ, जब 80 रुपये kg है, तो क्या हुआ, ये बोल रहा है बाप रे 80 रुपये का टमाटर हम लेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये बोला 250 ग्राम दे दो भाई, ये भी बोल रहा है इतना ज़्यादा हम तो नहीं लेंगे,
250 ग्राम हमको भी दे दो। तो यहाँ क्या हुआ, रेट बढ़ गया तो डिमांड भी कम हो गया। तो इस डिमांड को मतलब आपको इसको पूरा करने के लिए अगर ये कम है तो इधर ज़्यादा अगर रेट हो गया तो फिर क्या हुआ कि इसको मेंटेन कर दिया गया। अगर सबको 10 रुपये में ही दे दें तो अगर मान लो कि पूरा टमाटर हमारे पास 100 केजी है तो 10 ही आदमी में ना ख़त्म हो जाएगा। और 100 केजी है, अगर सबको ही थोड़ा थोड़ा ले जा रहा है तो कुछ थोड़ा सा तो सबको ही खा रहा है ना इस तरह से। तो ये एक बात हुआ, ठीक है। और दूसरा बात ये, एक तो आपको एक मैंने बताया एक एग्जांपल देके, लेकिन आपको यहाँ पे आपको क्या बताना है, ट्रांसपोर्टेशन मेन इशू देना है। ह्यूमन एफर्ट बताया था, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये सब चीज़ जो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लोकल मार्केट से ज़्यादा लेने के छोड़ के हम लोग बाहर से कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है ना, जो बाहर के चीज़ों हैं वो हम लोग को ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो वो वाले चीज़ों को हम लोग ले रहे हैं तो वो क्या है, एक्सपेंसिव भी हो रहा है। तो ये एक चीज़ है कि हम लोग ज़्यादा प्रिफर कर रहे हैं क्या, बाहर की चीज़ों पर। हमें तो इंडिया वालों पे भरोसा ही नहीं है भाई। इंडिया वाले पे भरोसा करके तो देखो, आपको फूड का क्वालिटी भी बेटर मिलेगा और कॉस्ट भी कम मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक रीज़न, ये सब चीज़ आपको रीज़न में देना है। हाउ मच कॉस्ट इज़ पुट, इसमें भी कॉस्ट वही जितना ज़्यादा आपका, इसमें क्या क्या है ना कि ये एक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि अगर किस तरह का मील है, जैसे राइस है, वीट है, मेज है, तो ये सारे सभी तीनों का चीज़ में क्या है, रेट में डिफरेंस है। तो क्या होता है ना, इस जितना भी ह्यूमन एफर्ट लगता है, ट्रांसपोर्टेशन लगता है और एनर्जी यूज़ होता है, वो सब चीज़ इसमें एक टाइम उसमें मतलब उसका कॉस्ट उस निकालने के लिए ये सब चीज़ पे डिपेंड होता है। फिर लोकेशन पे डिपेंड होता है, जिस तरह का लोकेशन होता है उस तरह का आपका उपजाऊ होगा, वो टाइम जिस तरह का होगा। जैसे बहुत सारे, जैसे राइस क्या है, बिल्कुल पानी उसमें जो अगर खेत है वो लैंड जो है उसमें पानी भरा होना चाहिए। अगर इसी को हम लोग डाल देंगे, ये मानसून के समय होता है, इसको विंटर के समय अगर उगाते हैं तो वो होगा क्या, इसमें कॉस्ट तो आपका जाएगा ही जाएगा। उसका सीड्स वगैरह हम लोग लेंगे, प्लगिंग करेंगे, फिर पानी उसमें डालेंगे, उसके बाद सो करेंगे, उसके बाद उसको फिर से ट्रांसप्लांट करेंगे। तो ये सब में हमारा एफर्ट तो हो रहा है, पैसे भी खर्चे हो रहे हैं, लेकिन हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ये नहीं हो रहा है। तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग गलत समय में इसको उगाना चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ आपका फैक्टर जो है डिपेंड करता है। तो हमारा कितना कॉस्ट लगेगा एक फील्ड में, मतलब एक फील्ड में हमारा कितना कॉस्ट लग रहा है एक मील बनाने में, वो चीज़ हमारे इसमें डिपेंड कर रहा है, टाइप ऑफ मील में, लोकेशन में और टाइम में, ठीक है। इन सब का नोट्स आपको मिल जाएगा, इसमें सिर्फ आप लोग सुनेंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे। थिंक ऑफ द वेज यू कैन रिड्यूस, वही सब चीज़ है, इसमें घुमा फिरा के कहा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फूड माइल्स को कम करेंगे ना तो एनर्जी भी आपका कम लगेगा, ठीक है। अब कैसे कैसे आप लोग फूड माइल्स को कम कर सकते हैं वो सोचना अब आपका काम है। अब बढ़ते हैं मिलेट्स की ओर। मिलेट्स क्या होते हैं, मिलेट्स क्या होते हैं, आप लोग कभी खाए हैं क्या मिलेट्स, कोई भी, हैव यू एवर कंज्यूम मिलेट्स? मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स। मिलेट्स क्या हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स है, स्मॉल साइज्ड, ठीक है। मान लो ये राइस है तो राइस इतना बड़ा हो गया, ये क्या है, एकदम छोटे 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 छोटे। जैसे सरसों देखे हैं ना, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड मस्टर्ड सीड जो है छोटा छोटा होता है ना, तो उसी तरह से वही शेप में होता है, छोटा छोटा मिलेट्स होता है। ये क्या है, विच हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। ये क्या है,
हमारे इंडियन डाइट का इंटीग्रल पार्ट है। मिलेट्स जो है ना क्या होते हैं, स्मॉल साइज ग्रेन होते हैं, और हम लोग उतना नहीं जानते हैं जैसे, तो हम लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि मिलेट्स का क्या यूज़ है, हम उसका क्या बेनिफिट है, तो वो आप लोग को बताएंगे। जैसे कि मिलेट्स का एग्जांपल हो गया बार्ली हो गया, ठीक है, बाजरा एक मिलेट हो गया, रागी एक मिलेट हो गया, और कोदो एक होता है, कोडो या कोदो जो भी बोलो, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो गया। तो ये अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछेंगे ना तो वो आपको बताएंगे। ये सब चीज़ बहुत पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा चलता था। अभी क्या है कि उस समय का समय उन लोगों को पता नहीं था कि ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। अभी क्या है, ये सबको पता है ये हाईली न्यूट्रिशियस है, तो ये पता चला ये क्या मिलेट जो है बहुत प्रीमियम फूड है, मोर प्रीमियम एंड सुपर फूड इसको कहा जाता है, सुपर फूड, ठीक है। तो ये आपको आपके ग्रैंड पेरेंट्स बताएंगे। इनमें क्या है ना, ये जो है मिलेट्स जो है हाईली न्यूट्रिशियस होता है, हाईली न्यूट्रिशियस, ठीक है। और जैसे राइस, जैसे अभी हम लोग पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, न्यूट्रिशन पढ़े थे ना, सब में न्यूट्रिशन होता है, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, ये सब होता है। तो इनमें क्या होता है, इनमें भी सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, कुछ कुछ न्यूट्रिशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं क्या, यहाँ पे भी बताएं ना मिलेट्स और उनके बेनिफिट्स के बारे में, तो अभी हम लोग उनका बेनिफिट्स देखेंगे। व्हाट बेनिफिट्स डू मिलेट्स प्रोवाइड अस, व्हाट काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन मिलेट्स। न्यूट्रिएंट्स देखो, पहले क्वेश्चन में क्या है कि मिलेट्स क्या बेनिफिट प्रोवाइड करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है किस तरह का न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है मिलेट्स में। तो पहला बेनिफिट तो हम लोग को क्वेश्चन से ही पता चल गया, क्या क्वेश्चन में पता चल गया कि मिलेट्स में भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द मिलेट्स। लेकिन कौन कौन से होते हैं वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। द मिलेट क्रॉप इज़ हाईली प्रोडक्टिव, ये क्या है, हाईली प्रोडक्टिव है, एंड कैन बी कल्टिवेटेड इन वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन। इनको ना मिलेट जो है वो बहुत प्रोडक्टिव है, प्रोडक्टिव मीन्स बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन होता है, इनको बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है। कैसे, ये इनको कैसे कल्टीवेट किया जाता है, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में अलग अलग तरह में ये जल्दी मतलब इनको उगाया जा सकता है, चाहे हॉट और ह्यूमिड वेदर हो, चाहे रेनी हो, वैसा करके, चाहे आपका सॉइल टाइप्स जैसा भी हो, उन सब में मिलेट्स जो है इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो ये क्या है, हाईली प्रोडक्टिव है, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। सो दे आर कॉल्ड, इनको क्या कहा जाता है, न्यूट्री सीरियल्स, इनको न्यूट्री सीरियल्स कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स भरपूर होता है। दे आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, विटामिन्स बोलो, विटामिन्स बोलो, वाइटामिन्स बोलो, कुछ भी, ठीक है। तो ये क्या है, विटामिन्स से भरपूर होते हैं, मिनरल्स होता है इनमें, डाइटरी फाइबर्स होता है। डाइटरी फाइबर्स क्या करते थे, हेल्प इन डाइजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, ये चीज़ आपका था। विटामिन मिनरल इसमें हुआ, तो ये इनमें क्या न्यूट्रिएंट्स किस तरह का हुआ, इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। बेनिफिट्स में भी हम लोग लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड अस वेरियस काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स, ओके। और इट ऑल्सो, बेनिफिट्स में क्या लिखेंगे, दे ऑल्सो हेल्प टू कीप आवर बॉडी हेल्दी, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेज एंड कैरी आवर बॉडी फंक्शंस नॉर्मली, ठीक है। ये सारे आंसर आप लोग इस क्वेश्चंस में लिखेंगे। नेक्स्ट, ट्राई टू एक्सप्लोर द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, कैन मिलेट्स हेल्प टू ओवरकम एनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। बिल्कुल, मिलेट्स खाने से क्या होगा, जैसे कि बहुत सारे बच्चे होंगे आप लोग जिनमें सुन रहे हो, उनमें क्या है कि नहीं हमको ये सब्जी नहीं खाना है या फल नहीं खाना है, कुछ नहीं खाना है, तो उनमें क्या है, विटामिन्स का कमी होगा, मिनरल्स का कमी होगा, वो उनमें क्या होगा, डिजीज़ेज़ को, विटामिन मिनरल्स का कमी होने से क्या होता है,
फेल टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीजेज, तो डिजीज़ जल्दी अटैक करेंगे उसमें। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग मिलेट्स भी खा लें, मिलेट्स अगर लेते हैं तो वो क्या कर रहा है, हमारे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जैसे विटामिन्स और मिनरल्स के कमी को वो ओवरकम कर रहा है। ठीक है, मिलेट्स हेल्प इन ओवरकम ऑफ nutritional deficiencies like vitamins, minerals, dietary fibers. Okay, how millet cultivation is helpful for farmers. कैसे होगा मिलेट कल्टीवेशन, क्या है इसका, ये क्या है, हाईली प्रोडक्टिव है, इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में ये कल्टीवेट किया जा सकता है। ठीक है, ये दो फैक्टर हुआ, एक फैक्टर और दो फैक्टर। ठीक है, ये एक फैक्टर दो फैक्टर। तीसरा क्या है, ये न्यूट्रिशन से भरपूर है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, न्यूट्रिशन से भरपूर, इसमें इसको उगाने में, कल्टीवेट करने में बहुत कम पानी यूज़ होता है। प्लस इसमें क्या है, पेस्ट्स वगैरह, डिजीज़ वगैरह बहुत कम लगते हैं। इनके जो फसल होते हैं ना, क्रॉप्स होते हैं, वो उनमें पेस्ट्स और डिजीज़ेज जो है कम है, तो पेस्ट कम होगा तो पेस्टिसाइड्स कम यूज़ होगा। ठीक है, और एक ये क्या है, रेन फेड क्रॉप्स मतलब पानी, जैसे बारिश हुआ उस समय उतना ही पानी दे दो, हो गया, हम लोग को एक्स्ट्रा वाटर देने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बताया था मैंने अभी, लेस वाटर रिक्वायरमेंट है इसका। फिर इसमें जो फर्टिलाइज़र यूज़ होता है वो भी बहुत कम डालने से इनका प्रोडक्शन हाई होता है। ये सब सारे क्या हुए, इसके बेनिफिट्स हो गए। दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, प्रीमियम फ्रूट्स बोलते हैं। ठीक है, मोर प्रीमियम सुपर फूड कहा जाता है इनको, और इनका क्या है, डिमांड जो है बहुत हाई है। ठीक है, तो डिमांड हाई है तो क्या होगा, हम लोग जैसे इसका डिमांड हाई है तो हम लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो क्या होगा, फार्मर्स के लिए क्या होगा, हम लोग फार्मर्स से ही लेंगे, मतलब हम लोग फार्मर्स से नहीं लेंगे लेकिन मार्केट वगैरह से लेंगे। तो मार्केट में अगर हम लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मार्केट वाले भी तो उनको ज़्यादा मंगाएंगे, तो वो फार्मर पे रिच करेंगे। रिच करने के बाद क्या है, वो फार्मर का इनकम को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये कैसे हेल्पफुल हो रहा है, फार्मर्स के इनकम को बढ़ा रहा है। ठीक है, प्लस इसमें फार्मर्स को क्या है, कम मेहनत करना पड़ रहा है। इट इज़ ईजियर टू कल्टिवेट मिलेट क्रॉप देन अदर क्रॉप्स। ठीक है, ये इजी है, इसका प्रोडक्शन हाई है। ठीक है, किसी भी क्लाइमेटिक कंडीशन में वो उगाया जा सकता है, इसलिए ये मिलेट कल्टीवेशन बहुत हेल्पफुल है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट, मिलेट कैन बी ग्रोन इन, बताया अभी मैंने, एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में, एरिड रीजन, हॉट रीजन, सभी चीज़ में ये मिलेट्स को ग्रो किया जा सकता है। यहाँ पे दिया हुआ है, कल्टिवेटेड इन वेरियड क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वैरायटी में। वैरायटी ऑफ मिलेट्स अराउंड अस, इसमें क्या है, बहुत तरह के वैरायटी होते हैं मिलेट्स के। ठीक है, बहुत सारे, जैसे कि बाजरा, देखो बाजरा, ज्वार, रागी, ये सब हिंदी लैंग्वेजेस में है। ये ऐसे मेन नेम क्या है, पर्ल मिलेट, सॉर्गम मिलेट, फिंगर मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि लिटिल मिलेट, प्रोसो मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, ब्राउन टॉप मिलेट, इतने सारे हैं, बकव्हीट हो गए, ये सारे चीज़ क्या हो गए, मिलेट्स हो गए। उनका हिंदी नेम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3, जैसे कि मराठी ले लो, मलयालम ले लो, या फिर तमिल ले लो, तेलुगु, कन्नड़, इतना सारा लैंग्वेज है ना। किसी भी लैंग्वेज में, बंगाली लैंग्वेज हो गया, ये सारे बिहारी लैंग्वेज में, ये सबको क्या कहा जाता है, पर्ल मिलेट को, बाजरा को, मान लो मलयालम में क्या कहा जा रहा है, ओडिशी लैंग्वेज, उड़िया लैंग्वेज में क्या कहा जा रहा है। ठीक है, और ले लो तमिल में क्या कहा जा रहा है, ये आपको लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फिगर बताया गया है। बार्नयार्ड मिलेट इस तरह है, इसको भादी लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, काली मोर,
ये है लिटिल मिलेट, इसको सावा कहा गया है, कहीं पे सामा कहते हैं, ठीक है। ये फूले फिंगर कहा गया है फिंगर मिलेट को। ये प्रोसो मिलेट है, ये फूले एकादशी कहा गया है। ये सारे मिलेट्स हैं, ठीक है। अब इनका ये जो है ना टेबल नंबर 15, ये बहुत इजी है। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको क्या कहते हैं वो आपको इसमें बताना है। तो 3 तरह के आप लैंग्वेज इसमें यूज़ करेंगे, कोई भी आप 3 लैंग्वेज यूज़ कर लेंगे और उनको क्या कहा जा रहा है वो इसमें लिखेंगे, ठीक है। एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, ये रहा, देखिए मैंने एक मार्केट गया था तो वहाँ से ये मैंने देखा तो इससे फ़ोटो लिया था। ये क्या है, बार्नयार्ड मिलेट। ये क्या है, प्रोसो मिलेट, लिटिल मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट। फिर ये भी प्रोसो मिलेट और क्या है, कोदो मिलेट। ये सारे जो मिलेट्स हैं इस तरह के होते हैं, ठीक है। छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं इनमें और न्यूट्रिशन से भरपूर होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको टेबल आपको फिल करना है, ठीक है। आप कर लेंगे खुद से और नहीं तो फिर नोट्स में तो आपको ये प्रोवाइडेड रहेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंडेड। यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ आपको करना है। क्या है एक्टिविटी, प्लांट मिलेट सीड। इसको आपको कोई स्कूल गार्डन में जाना है, ठीक है, और जैसे कि रागी सीड ले लिए उसमें, ठीक है, अलग अलग टाइप का ले लेना है सीड और आपको प्लांट करना है स्कूल के गार्डन में, ठीक है। उसको हार्वेस्टिंग करने तक आपको उसका केयर करना है, पानी वाटरिंग करना है, उसको सही से देखना है कि वो आपको सनलाइट वगैरह मिल रहा है कि नहीं, सब कुछ जो भी कंडीशंस है वो फुलफ़िल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद कॉलेट ट्रेडिशनल मिलेट रेसिपीज़ फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। कॉलेट मीन्स कलेक्ट, ठीक है। तो कलेक्ट करना है डिफरेंट मिलेट रेसिपीज़ को, कहाँ कहाँ अलग अलग जगहों में हर चीज़ अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। जैसे कि अगर एग्जांपल में देखें तो चावल को हम लोग जैसे कहीं पे चावल राइस और दाल के रूप में खा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे क्या होता है, उसी चावल और दाल को, जैसे उड़द की दाल को और राइस को मिक्स करके पीस लिए, फूलने के बाद पीसने के बाद उसको इडली बना दिए, ठीक है। तो इडली बना दिए, कहीं इडली सांभर के नाम से खाया जा रहा है, कहीं पे यहाँ पे राइस दाल सब्जी यूज़ हो रहा है। तो ये सब डिफरेंस है। तो उसी तरह से मिलेट के रेसिपीज़ में भी डिफरेंस होगा, हर जगह में अलग अलग तरह से लोग खाना खाते हैं। तो वो आपका वो रेसिपीज़ को आपको कलेक्ट करना है, फिर आपको बेनिफिट्स, मिलेट का बेनिफिट्स सबको बताना है, ठीक है। एक दूसरे को शेयर करना है, उनका बेनिफिट्स क्या होता है अवेयर करना है मिलेट्स के बारे में, ठीक है। और मिलेट फेयर इन स्कूल, मिलेट फेयर अगर आपके स्कूल में लगा हुआ है उसमें आपको एक अवेयरनेस ऑर्गेनाइज करना है, बेनिफिट्स बताना है मिलेट के कंजप्शन से क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। फिर क्या है, प्लान अ फील्ड ट्रिप टू लोकल फार्म्स और मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट टू गेन हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस अबाउट, वही सब चीज़ है। आपको फुल फील्ड ट्रिप में जाना है, लोकल फार्म्स में जाके देखना है मिलेट का प्रोसेसिंग कैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मतलब देख के सीख लेना है, मतलब साथ साथ ही हम लोग देखकर सीख ले रहे हैं, वही हो गया हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ये सब चीज़ आपका एक एक्टिविटीज़ है, वो आपको करना है। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं जर्मिनेशन ऑफ फूड, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सॉरी। तो जर्मिनेशन एक बहुत छोटा टॉपिक है। जर्मिनेशन में क्या है कि हम लोग देखो, यू मे हैव कंज्यूम्ड स्प्राउटेड पल्सेस। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था डाइवर्सिटी में। जर्मिनेशन सीड्स का जर्मिनेशन हो रहा था तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कॉटिलिटन्स बोल रहे थे ना। तो वही सब चीज़ यहाँ भी फिर से आया है, ठीक है। अब आते हैं इसमें क्या है, What are the small elongated whitish process that emerge from the seed। जैसे कि ये चना है, ठीक है। चने में ऐसे, चना तो नहीं है ये, लेकिन मान लो कि एक चना है, इसमें से जो निकल रहा है ये, इसको, ये सब जो निकला है, ठीक है, ये जो चना का निकला हुआ है ये सब क्या है, whitish elongated whitish process that emerge from seed। ये सीड है ना, सीड के
बाहर से निकल रहा है ना, इमर्ज फ्रॉम सीड, तो इनको क्या बोलते हैं? यही तो है जर्मिनेशन, सीड का जर्मिनेशन शुरू हुआ है, यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ये सारे जो है सीड, इनमें से क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है। मतलब अब इसको अगर हम इस सीड को अगर ये सॉइल में डाल दें विथ प्रॉपर कंडीशंस फुलफिलिंग, तो इसमें क्या होगा? आपका सीड्स विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग। ठीक है, वो एंड फॉर्म प्लांट, वो प्लांट बन जाएंगे। ठीक है, डू यू नो व्हेन एंड वाई हाउ these process emerge? Do you know why and how do these process emerge? Sprouted pulses which we often include in our diets are examples of germinated seed. यही है sprouted pulses, हम लोग जैसे चना हो गया, मूंग हो गया, ये सब हम लोग स्प्राउटेड पल्स ये निकालते हैं ना, जर्मिनेट करके खाते हैं उसको। ठीक है, जर्मिनेटेड सीड्स को हम लोग डाइट में इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्दी न्यूट्रिशियस है। ठीक है, तो ये क्या है? ये कैसे इमर्ज हो रहे हैं? इसको अगर हम लोग पानी में सोक करके रख देंगे रात भर, जैसे कि एक चना का एग्जांपल लेते हैं, चने को अगर हम लोग पानी में सोक करके रख देंगे तो यहाँ से स्टार्ट, मतलब फर्स्ट डे में नहीं होगा पानी, ये क्या होगा? फूल जाएगा। जो ड्राई वीट था वो धीरे धीरे फूल जाएगा और उसका बाहर का आउटर कवर जो है वो बाहर निकलने लगेगा और ये स्टार्ट होना शुरू होगा। ठीक है, इतना छोटा सा ही आएगा, हम लोग को नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट डे अगर हम उसको एक कपड़े में बांध कर, भीगे हुए कपड़े में बांध कर, तौलिए में, टॉवल में डाल के रख देंगे, तो नेक्स्ट डे क्या होगा? स्प्राउट्स निकल जाएंगे इसमें। ठीक है, ये जो वाइटिस प्रोसेस जो है निकला हुआ रहेगा, वाइटिस एलोंगेटेड वाइटिस प्रोसेस दैट इमर्ज फ्रॉम सीड्स, ये क्या होगा? इसी को ये जो होगा स्टार्ट होगा जर्मिनेट होना, तो इसको स्प्राउटेड के फॉर्म में हम लोग खाते हैं। प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग एंड इवेंचुअली इनटू अ प्लांट इज रेफर्ड टू एज सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन किसको बोलते हैं? अ प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग। ये जो निकल रहा है ना, इसको सीडलिंग कहा गया है। सीडलिंग से फिर इवेंचुअली इनटू अ प्लांट, उसके बाद ये प्लांट बन जा रहा है। ये बनते बनते क्या होगा? इसमें पत्ता निकलने लगेगा। ये जो पत्ते निकलने लगेंगे ना, तो फिर धीरे धीरे ये क्या होगा? बड़ा होने लगेगा, तो प्लांट हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो ये क्या है? सीड जर्मिनेशन कैसे होगा? यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, क्या क्या कंडीशंस फुलफिल करना है इसमें। व्हाट कंडीशन डू सीड रिक्वायर फॉर प्रॉपर जर्मिनेशन, ये जो है एक्टिविटी से हम लोग को पता चलेगा। इसमें क्या करना है? फर्स्ट पॉट में क्या किया गया है? फर्स्ट पॉट में सनलाइट है। ठीक है, और वाटर नहीं है। सनलाइट दे दिया है, पानी नहीं दिया है। इसमें मान लो एक चना का सीड डाल दिए। ठीक है, इसमें क्या है? ये फर्स्ट ए है, ए में नहीं किए। बी में क्या है? पानी नहीं है। इसमें क्या है? पूरा बहुत पानी है, पूरा भर भर के पानी डाल दिया है और इतना है कि बाहर भी निकल गया है। और सन भी है, सनलाइट भी है। ठीक है, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ना सनलाइट है और पॉट सी कैप्ड विथ मॉइस्ट सॉइल, इनमें पानी है। ठीक है, पानी है और सनलाइट नहीं है। इसमें क्या है कि पानी भी है प्रॉपर अमाउंट में और सनलाइट भी है। तो इसमें क्या होगा? अब इसमें से क्वेश्चंस अराइज हुआ है। यहाँ जो है ना टेबल में हम लोग को लिखना है क्या कि किस में जर्मिनेट होगा और किस में नहीं होगा। इसमें फर्स्ट केस में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है? यहाँ पे पानी ही नहीं है। पानी नहीं है तो सीड को हम लोग क्या कर रहे हैं? सोक करके रख रहे हैं। सीड को सोक करके रख रहे हैं ना रात भर, उसके बाद वो जर्मिनेशन उसमें स्टार्ट हो रहा है, सीडलिंग्स बन रहे हैं। तो अगर पानी ही नहीं रहेगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा जर्मिनेशन? उसके आउटर कवर का जो है, सीड का आउटर कवर, वो निकलना चाहिए, बाहर होना चाहिए। और फिर ये धीरे धीरे ये जो सीड होता है वो धीरे धीरे फूलना शुरू होता है, फिर फूल के बड़ा होता है। उसके बाद फिर ये बड़ा बड़ा होके यहाँ से सीडलिंग्स निकलता है। तो ये वाला प्रोसेस तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे प्लांट ग्रो करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। इसमें क्या है? पूरा पानी डाल दिया है, बहुत सारा पानी डाल दिया है। तो पानी में ही ये पूरा क्या बोलते हैं,
बाढ़, जैसे कि एक कंडीशन है, बाढ़ आता है तो पूरा फसल ख़राब हो जाता है, ठीक है। फ्लड्स में क्या होता है, सारे फसल ख़राब हो जाता है। उसमें क्या होता है ना कि उसमें आपको वाटर लॉग्ड है इसमें, तो आपको ऑक्सीजन ये प्लांट जो है वो ले ही नहीं पाएगा, पूरा पानी से भरा हुआ है ये मिट्टी, तो ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, तो फिर कैसे इसमें सीड विल नॉट जर्मिनेट, इसमें भी जर्मिनेशन नहीं होगा। इसमें क्या है, सनलाइट तो हमारा एक क्राइटेरिया है ना जिसको फुलफ़िल होना मांगता है। जब अगर इसमें धूप ही नहीं लगेगा, खाली पानी इसमें डाल रहे हैं, आज डाल रहे हैं, कल डाल रहे हैं, परसों डाल रहे हैं, तो ये इसमें अगर धूप ही नहीं लग रहा है तो ये नहीं होगा, इट विल नॉट ग्रो, इसमें सीड्स विल नॉट ग्रो। इसमें क्या है, ये आपका कंडीशन सब चीज़ फुलफ़िल कर रहा है। इसमें आपका डायरेक्ट सनलाइट भी पड़ रहा है और थोड़ा सा मॉइस्ट सॉइल भी है, हल्का मतलब हल्का भीगा हुआ, मॉइस्ट मतलब हल्का भीगा हुआ। तो मॉइस्ट सॉइल है तो फिर ये ऑक्सीजन भी ले सक रहा है, सनलाइट भी ले रहा है, वाटर भी है, हाइड्रेशन, प्रॉपर हाइड्रेशन भी हो रहा है, तीनों चीज़ फुलफ़िल हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, द बीन सीड विल स्टार्ट जर्मिनेट, ओके। अब इसमें जो है आपको वही चीज़ फुलफ़िल करना है, प्रेडिक्शन क्या लेना है और ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट पॉट में क्या है, वाटर नहीं था, सनलाइट था और एयर भी था, तो बिना वाटर के तो ये ग्रो नहीं होगा। नहीं, हम लोग ऑब्जर्वेशन क्या किए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे पॉसिबल आंसर आपको लिखना है। क्यों, क्योंकि क्या है, वाटर के बिना ये सीड स्टार्ट ही नहीं होगा जर्मिनेशन के लिए, यहाँ पे रीज़न यही डालना है। सेकेंड पॉट में क्या था, एक्सेस वाटर दे दिया गया था, ठीक है। एक्सेस वाटर होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो प्लांट्स विल नॉट रिस्पायर, प्लांट्स फेल टू रिस्पायर। जब रिस्पायर ही नहीं करेंगे, जब वो सांस ही नहीं ले पाएंगे, तो कहाँ से उसका लाइफ पॉसिबल है, क्या नहीं है पॉसिबल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसीलिए ये सीड विल नॉट जर्मिनेट। अब तीसरे कंडीशंस में आते हैं। पॉट सी में क्या है, वाटर है, सनलाइट नहीं है और एयर है। वाटर और एयर है तो सनलाइट नहीं है तो वो तो जो पौधा है आपका, मान लो कि ग्रो कर गया। बीन का अगर सीड्स को देखेंगे ना, तो बिना सनलाइट में वो सीड जो है वो जर्मिनेट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन उसमें प्लांट नहीं बनेगा। वो जर्मिनेशन तो होगा, जर्मिनेशन प्रोसेस, जैसे हम लोग रात में चना डाल रहे हैं तो उसमें जर्मिनेशन प्रोसेस तो हो रहा है ना, स्प्राउट्स बन रहे हैं ना। इसमें ये क्या हो रहा है, बाहर के आउटर सीड्स को, कवरिंग को सॉफ्ट कर दे रहा है और अंदर वाले जो कॉटिलिडन्स जो पढ़े थे ना हम लोग, 2 कॉटिलिडन्स, उन दोनों को प्रॉपर हाइड्रेशन दे रहा है। उससे क्या हो रहा है, फूल के वो फिर धीरे धीरे वो जर्मिनेट होना शुरू हो रहा है। तो ये चीज़ आपका थर्ड वाला में ना, दे विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग बट विल नॉट ग्रो एनी प्लांट्स, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको ऑब्जर्वेशन में रीज़न देना है। यहाँ पे क्या होगा, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा लेकिन प्लांटिंग नहीं होगा, प्लांट का प्रोसेस फुलफिल नहीं हो रहा है। लास्ट वाले में क्या है, प्रॉपर ऑक्सीजन, प्रॉपर वाटर, प्रॉपर सनलाइट, तीनों चीज़ है, तो इसमें होगा। ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे प्लांट विल ग्रो, और इसमें क्या देंगे, पॉसिबल रीजंस, क्योंकि सारा जो हमारा रिक्वायरमेंट्स था वो फुलफिल हो रहा है। वाटर का रिक्वायरमेंट है वो भी हो रहा है, सनलाइट है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, तो तीनों चीज़ हो जा रहा है, रेस्पायर भी कर पा रहा है, प्रॉपर लाइट भी मिल रहा है, प्रॉपर वाटर भी मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, तो ये इसमें प्लांट विल ग्रो, ठीक है। अब क्या है, मैच्योर ऑब्जर्वेशन विथ प्रिडिक्शन तो हम लोग सब में करेंगे ना कि हाँ इसमें तो हो जाना चाहिए, इसमें नहीं होना चाहिए, कि सबको सभी लोगों का अपना अपना प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना कि किसमें ग्रो होगा या फिर नहीं होगा, प्लांट जो है वो सीड जर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो प्रेडिक्शन जैसे हम लगा लेंगे, इसमें किया जाएगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, ठीक है। और बाद में ऑब्जर्वेशन में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ हो रहा है, ठीक है। तो वही आपका ऑब्जर्वेशन से प्रेडिक्शन मैच कर रहा है क्या, वो आपको देखना है। अपने फ्रेंड्स से आपको इनके रिज़ल्ट को डिस्कस करना है। फिर एक चीज़ और है, एक एक्टिविटी कंडक्ट करा सकते हैं हम लोग,
सारे जो कंडीशंस हैं सीड जर्मिनेशन के लिए, जो नीडेड कंडीशन है, ठीक है, वो सारे सीड्स के लिए, सारे टाइप ऑफ सीड के लिए क्या सेम है? तो ऐसा सेम नहीं है, ठीक है। कुछ सीड जो है, अभी हम लोग एग्जांपल देखे थे, किसका एग्जांपल देखे थे? राइस का। राइस में क्या है, आपको पानी पूरा चाहिए, ठीक है। तो और किसी में क्या है, पानी उनी नहीं चाहिए ज़्यादा, जैसे कि राइस जो है मानसून में होता है, ठीक है। और वीट को देखें तो मानसून के बाद वो विंटर के समय जब पानी ख़त्म हो जाता है, पानी व्हेन रेन स्टॉप्स, उसके बाद उसको ग्रो किया जाता है। और इसमें क्या है, पानी आने समय पहले ही इसको फटाक से ग्रो कर लेते हैं। जब बारिश आता है तो इसका प्रोडक्शन अच्छा होता है। तो ये अलग अलग सीड्स का क्या है, अलग अलग टाइप, अलग सीड्स का अलग अलग तरीका का जर्मिनेशन है, ठीक है। अलग अलग कंडीशन पे फुलफ़िल करता है, कोई मानसून पे है, कोई विंटर के समय है। तो ये सारा चीज़ है। अब एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स तो आपको सीड्स का सबसे मतलब कॉमन एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या हो गया? वाटर, सनलाइट, एयर, ठीक है। अब इनको भी आंसर करना है। वाई डू वी सोक सीड्स फॉर स्प्राउटिंग? क्यों हम लोग सोक करके रहते हैं? ताकि उसका आउटर कवरिंग जो है वो बाहर चला जाए, और जो सीड जो है जो वो सब पानी को सोक कर सके, खींच सके, अपने ले सके, और हाइड्रेट हो जाए, हाइड्रेट इनफ, और ड्राई से वो थोड़ा सा फूल करके जर्मिनेशन स्टार्ट कर सके, ठीक है। इसलिए हम लोग स्प्राउट बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीड्स को सोक करके रखते हैं, ठीक है। हाउ डज़ वाटर हेल्प इन सीड जर्मिनेशन? वाटर कैसे हेल्प करता है? वाटर में ही तो हम लोग जर्मिनेट करते हैं ना। वाटर क्या करता है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। डू सीड रिक्वायर एयर फॉर जर्मिनेशन? हम लोग यहाँ पे अभी एक्टिविटी था उसमें देखे ना, एयर चाहिए, बिना एयर का जर्मिनेट नहीं होता है, तो एयर हम लोग को चाहिए। यस, सीड रिक्वायर एयर फॉर जर्मिनेशन। व्हाट विल हैपन इफ़ द सॉइल सीड्स आर सोन इज़ वाटर लॉक्ड? वाटर लॉक्ड वही मतलब पानी से पूरा लथपथ हो, पूरा पानी एक्सेस वाटर उसमें डाल दिए हैं, तो उसमें सीड्स विल नॉट ग्रो, ठीक है। सीड्स जो है मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रहा है। तो ऑक्सीजन क्यों चाहिए? दे प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर लाइक ह्यूमन्स, ठीक है। तो प्लांट्स अगर रेस्पायर नहीं कर रहे हैं तो वो कैसे ग्रो होंगे? वहाँ पे उनका लाइफ ख़त्म। नेक्स्ट है, इज सनलाइट एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर अ सीड टू जर्मिनेट? यस, ऑब्वियसली इट इज़ ऑब्वियस दैट सनलाइट इज़ एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर सीड टू जर्मिनेट। कैसे? वहाँ पे अभी हम लोग देखें ना, सीड्स जहाँ पे सनलाइट नहीं था वहाँ पे प्लांट जो है वो ग्रो नहीं हो रहा था। बीन सीड का जर्मिनेशन हम लोग देख रहे थे कुछ दिन तक। वो बिना, अगर बीन सीड है, ठीक है, तो बीन सीड है चाहे ग्राम सीड है, तो ये सब क्या है ना, बिना सनलाइट के वो स्टार्ट हो जाएंगे, सीड से सीडलिंग बन जाएंगे, जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा, लेकिन उनका प्लांट फॉर्मेशन, प्लांट जो है वो ग्रो नहीं होगा, ठीक है। उसका ग्रो आगे जाके ख़त्म, रुक जाएगा। इज़ देयर एनी अदर फैक्टर विच कैन अफेक्ट द सीड? ये सब सारे फैक्टर हैं ना, वाटर, सनलाइट, एयर, ये सारे फैक्टर्स जो है सीड जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं ना। अगर वाटर का कम दे रहे थे तो उसमें क्या है, मतलब पानी ठीक था तो जर्मिनेशन हो रहा था। यही अगर ज़्यादा हो जा रहा था, पूरा पानी भरा हुआ था तो वाटर लॉक्ड हो गया था, तो उसमें नहीं हो रहा था। अगर बहुत ज़्यादा खाली धूप ही दे देंगे, पानी ही नहीं देंगे, तो बहुत सारे देने से क्या होगा, वो जल के मर जाएगा, ठीक है, पौधा। और बिना, अगर धूप ही नहीं देंगे, और अगर एयर ऑक्सीजन का बात करें, ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ऑक्सीजन में रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर्स क्या हो गए, इनको अफेक्ट कर रहे हैं। क्या क्या फैक्टर्स? सनलाइट, एयर, वाटर, ठीक है, सीड जर्मिनेशन के लिए अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। जो भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए वो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।